हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से हमने चूँकि बात करनी है, मॉनसून की वबाई बीमारियों के हवाले से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में दो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जो कि ज्वाइन कर चुके हैं। तारुफ़ करवाता हूँ, नात खां पहले मौजूद हैं, हाफ़िज़ उस्मान डोगर साहब, इनको खुशामदीद कहेंगे। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सुनाएं? उम्रा पे गए हुए थे आप कुछ अर्सा पहले? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा रिसेंटली करके आया हूँ। अच्छा। पहले गया तो पिछले से साल, अभी थोड़ी देर पहले अल्लाह अच्छा ताला अच्छा, ने मौका नसीब किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस साल भी हो के आए हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। वैसे आपकी फ़ैन फॉलोइंग तो लगता है मुझसे भी ज़्यादा है अल्लाह को माशाल्लाह। इतने कमेंट्स आ रहे हैं, रिजवान भाई, उस्मान भाई कहाँ पे हैं, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, हम वेटिंग पे हैं। तो पहली ब्रेक से ही लोग आपका इंतज़ार कर रहे अल्लाह हैं। आपको बरकत दे। चलें, बहुत शुक्रिया जी। और एक और बड़ी प्यारी शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो हेल्थ के हवाले से हमें बताते हैं, ख़ुद भी बहुत खूबसूरत मुस्कुराते हैं, दांत भी इनके बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह, जब मुस्कुराते हैं तो नज़र आते हैं। आज हेल्थ के हवाले से इनसे बात करेंगे। मेडिकल एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नदीमुर रहमान साहब, इनको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व खैरियत से हैं बरकातुहू। आप? माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपकी तारीफ़ का, और बहुत शुक्रिया पैगाम टेलीविज़न का, और बहुत शुक्रिया सुबह वतन का। थैंक यू वेरी मच। जब भी आते हैं ना, ये ऐसी हस्ती मुस्कुराती शख्सियत है, कुछ लोगों का खासा होता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें ख़ास ब्लेस किया होता है, तो ही इज़ वन ऑफ देम कि आते हैं तो चहकते रहते हैं, मुस्कुराते। अल्लाह आपको ऐसी मुस्कुराता बहुत रखे, शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाकल्लाह। ऐसे खुश रखें जी। बहुत सारी बातें करेंगे जी हेल्थ के हवाले से, वो थोड़ी सी डराने वाली बातें हैं, लेकिन वो हम उनके टिप्स भी देंगे साथ साथ एग्जैक्टली, डेफिनेटली। इंशाल्लाह। शुरू करते हैं गुफ्तगू को। ज़रूर। अच्छा, सेहत के हवाले से जब हम मौसमों को देखते हैं तो मौसम के रवैये भी अपने होते हैं। वैसे इंसानी रवैयों का भी हम कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे पहले सेगमेंट में, तो मौसम का भी रवैया कभी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है। अब जो मानसून की बारिशों का आगाज़ है, आ ही जाता है मौसम, इसमें कभी डेंगू है, कभी और दूसरे वायरस है, मलेरिया के हवाले से भी कह लें। तो जो हम मेडिकल नुक्ता नज़र से अगर देखते हैं तो इन बीमारियों में तेज़ी से फैलने की वजूहात क्या है? या ये मौसम होता है, या ये क्लाइमेट में इंस्टेंट चेंज आ रहा होता है, ये वजह होती है? इन दोनों मराहल में जो बुखार है, मलेरिया के हवाले से भी या अगर डेंगू के हवाले से भी हम जिक्र करते हैं, तो इसमें जो इंडिकेशंस नज़र आती है, जो सिम्टम्स नज़र आते हैं, जो साइंटिफिक बुनियादों पर, इसमें क्या फ़र्क होता है दोनों बुखारों में? बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। सबसे पहले तो आपने रवैयों की बात की। इंसानी रवैये हों या मौसम के, ये तगय्युर का शिकार रहते हैं, और ख़ास तौर पर हमारा जो ख़ित्ता है बरसग़ीर पाक व हिंद की जब बात करते हैं तो अल्लाह ताला का एक इनाम है हमारे ऊपर कि हमें हर एक मौसम दरकार है जी। हमें सर्दी भी मिलती है, गर्मी भी मिलती है, हमें ख़िज़ां भी मिलती है और बहार भी, और हमें इसके साथ साथ बरसात का मौसम भी नसीब होता है जी। और ये डिवाइडेड है, मतलब 2-2, 3-3 महीने का एक सेगमेंट है, और जिसमें हम शदीद सर्दी को भी पा लेते हैं और शदीद गर्मी को भी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हैं। और बरसात के मौसम को तो बहुत सारे शायरों ने भी अपनी शायरी में इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर हम उस तमाम रोमानवी मामलात से अलग हट कर देखें तो जब ये मौसम तब्दील होते हैं तो वहाँ पर जरासीम की अफसाइश बहुत ज़्यादा होती है, और हमारी बॉडी एक मौसम को बर्दाश्त करते करते उसको उसके टॉलरेंस में आ जाती है। लेकिन अचानक से जब मौसम तब्दील होता है तो वहाँ पर हर चीज़ अदल बदल जाती है। यानी हम एक माहौल में रहने के आदी हो जाते हैं, जब उस माहौल से निकल कर हम दूसरे माहौल की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो इसी तरह जब मानसून का मौसम है, जैसे आजकल शुरू हो गया, जिसे हम प्री मानसून कहते हैं, तो इस मौसम में बरसात बारिश अचानक से, मतलब एकदम आपको लगता है कि टेम्परेचर 43-44 है और शाम के वक्त घनी घटाएं और बादल और बारिश, और फिर इतनी तेज़ बारिश कि जल थल हर तरफ हो जाता है। और अलमिया सबसे बड़ा ये होता है हमारे यहाँ कि हमारे जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी का ठहराव बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब गवर्नमेंट अपनी सतह पर बहुत बेहतरीन काम कर चुकी है, सीवरेज के निज़ाम बहुत अच्छे हो चुके हैं और बहुत जल्द पानी का निकास हो जाता है। लेकिन जो हमारे दही इलाके हैं या ऐसे इलाके जहाँ पर अभी भी इन सहूलियात का फुकदान है, तो वहाँ पर कई दफ़ा पानी काफ़ी देर खड़ा रहता है। अब मच्छर की जो अफसाइश है ये पानी के खड़े रहने की वजह से ही होती है, वो डेंगू हो या मलेरिया हो। मलेरिया मार्शी एरियाज़ के अंदर जो दलदली इलाके होते हैं जहाँ पर पानी बहुत देर तक खड़ा रहता है, मच्छर की अफसाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और मच्छर में एक ख़ास वायरस होता है जो लेकर वो ट्रैवल करते हैं, और जब वो बाइट करते हैं, स्टिंग करते हैं एक इंसानी जिस्म के ऊपर, तो वो पैरासाइट
जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं और दाखिल करने के बाद एक बुखार पैदा करते हैं जिसे हम आम तौर पर बारी का बुखार भी कहते हैं। उसमें मराहिल होते हैं, 3 मरहले आते हैं। पहले शदीद सर्दी लगती है, फिर बहुत तेज़ बुखार होता है और उसके बाद फिर हमें पसीना आ जाता है और हमारा बुखार बिल्कुल गायब हो जाता है, ऐसे जैसे कभी हमें बुखार था ही नहीं। अच्छा, इसको हम पीरियडिकल कहते हैं, पीरियडिकल फीवर कहते हैं, यानी बारी का बुखार कहते हैं। इसका एक दौरानिया मखसूस होता है और उस मखसूस दौरानिए के दौरान अपना पूरा साइकिल पूरा करने के बाद गायब हो जाता है और उसके बाद दोबारा 2 घंटे के बाद, 7 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद और इवन यहाँ तक के 1 साल के बाद भी ये रिकरेंट कर सकता है। अच्छा। तो जब ये रिकरेंट करता है तो उसके अलामात उसी तरह शिद्दत से होती हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि बुखार है, फिर सर्दी है और सर्दी भी इतनी, बुखार बहुत तेज़ होगा, फिर पहले सर्दी और फिर बुखार। सर्दी इतनी होगी कि आपको कंबल ओढ़ने पड़ जाएंगे। शदीद अगर गर्मी का मौसम भी है तो आपको लिहाफ, आपको रज़ाई और आप अपने आप को लपेट लेंगे, इतनी शदीद सर्दी होती है। उसके बाद जो टेम्परेचर का दौरानिया है वो भी बहुत शदीद तरीन होता है। अच्छा। फिर उसके बाद स्वेटिंग, और वो भी उतनी ही शिद्दत के साथ होती है कि इंसान पूरा का पूरा भीग जाता है, नहा जाता है और ये फेजेस होती हैं। अच्छा, कुछ लोगों में इन फेजेस का थोड़ा सा अप डाउन होता है। किसी को सर्दी बहुत लगती है, बुखार थोड़ा कम, किसी को पसीना बहुत ज़्यादा। तो इस तरह कोई मतलब ये तीनों स्टेजेस बार बार आ सकती हैं। तो इसका पहली निशानी तो मलेरिया बुखार की हमारे सामने ये आती है। डेंगू फीवर ये एक ऐसा बुखार है जिसके अंदर शदीद तरीन आपको हड्डियों में दर्द होता है, बोन पेन। बुखार होगा आपको, बुखार हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, लेकिन आपको इतना हड्डियों में दर्द होगा, ऐसे लगेगा जैसे किसी ने मारा कूटा है, आपकी हड्डियां शदीद दर्द करेंगी। और इनका जो मतलब ये मेजर एक बुनियादी फ़र्क है दोनों बुखारों में। डेंगू को भी मच्छर से फैलने वाला बुखार है, मलेरिया भी मच्छर से फैलने वाला बुखार है, लेकिन इन दोनों बुखारों में आपने बुनियादी वजह पूछी थी, तो इन अलामात की बुनियाद पर हम कंसीडर करते हैं कि ये डेंगू फीवर की तरफ जा रहा है और ये पेशेंट जो है ये मलेरिया की तरफ आता है। लेकिन हतमी तशख़ीस हमारी जो है वो क्लिनिकल टेस्ट के बाद ही की जा सकती है। ठीक है। एक मच्छर जो मलेरिया वाला है वो गंदगी के मच्छर वाला है और जो डेंगू का मच्छर है वो साफ पानी का मच्छर। जी बिल्कुल, ऐसे ही हमारे घरों में पड़ा रहने वाला, गमलों में पानी, हमारे बर्तनों में पड़ा रहने वाला पानी, हमारे पानी के जो टैंक हैं अगर वो खुले हैं और वो साफ पानी होता है, उनके अंदर उसकी अफजाइश होती है और उसमें उसका लार्वा बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है। आप उसको खुद भी कंसिडर कर सकते हैं और बहुत सारी टीम्स हैं जिनको आप कांटेक्ट करके उनसे बुला के आप अपने घर में इसका सर्वे भी करवा सकते हैं कि कहीं डेंगू का लार्वा जो है वो हमारे घरों में भी तो नहीं पाया जाता। डॉक्टर साहब, इसमें फिर एहतियाती तदाबीर खास तौर पे मानसून में ये करें, जो ऐसी पॉकेट्स जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, आपके घर में कुछ ऐसे गमले होते हैं, कुछ फ्लास्क पड़े होते हैं, कुछ जगह होती है जो एम्प्टी होते हैं, जब वो ओपन पड़े होंगे तो पानी उसमें ठहरेगा। इवन कि आपके बाथरूम के जो टैब हैं वो अगर हल्के हल्के बहते रहें और आपके अंदर कोई पॉट ऐसा पड़ा है उसमें पानी इकट्ठा हो गया, आपके कमोड का जो कवर है उसको कवर करके रखें। तो इन चीज़ों को खास तौर पर ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और आने वाले मौसम में रिपेलेंट लगा के रखें जब भी आप निकलें। एहतियात की बात अगर आप करते हैं तो उसमें ओब्वियसली ऐसा ही है कि पहले तो यह है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पानी काफ़ी देर से खड़ा है, आप उसे साफ़ कीजिए अच्छी तरह से। और बीमारी की अगर वजह आप दूर कर देते हैं तो फिर बीमारी बाकी नहीं रहती है। तो वजह यही है कि जैसे मैं एक सोसाइटी में रहाइश पजीर हूँ, मुझे पता है कि मेरे सोसाइटी अभी अंडर डेवलप है और वहाँ पे बहुत सारे प्लॉट्स खाली हैं। तो वहाँ पर जब बारिश होती है तो पानी खड़ा हो जाता है, तो ओब्वियसली वो यही वजह बनती है कि जब पानी कुछ दिन खड़ा रहता है तो वहाँ पर ये दोनों सूरतें, जैसे आपने गमलों का जिक्र किया, इसी तरह पुराने टायर्स होते हैं हमारे घरों में पड़े होते हैं, काट कुबाड़ होता है, कहीं हमने कोई बर्तन, खुला बर्तन रखा होता है जिसके अंदर पानी पड़ा रह गया, हमने एहतियात नहीं की, हमारा छतों की तरफ जाना आमतौर पर नहीं होता है, तो साफ पानी का मच्छर डेंगू फैलाता है और गंदे पानी का मच्छर जो है वो मलेरिया फैलाता है। ठीक है। अच्छा, मच्छरों से बचाव के लिए अभी तो हमने एक ये बात की, दूसरा ये कि जो हमारे रवायती तरीके हैं वो करने चाहिए। रवायती तरीकों में हमने कहा कहीं पे कोई धुनी है, कहीं पे कोई टोटका लगा दिया, कहीं पे कोई चीज़ कर दिया, एक तो वो तरीका है। लेकिन अगर हम जदीद मेडिकल साइंस की रोशनी में देखते हैं, अभी हमने रिपेलेंट का जिक्र किया, हमने उन पॉकेट्स को बंद करने का जिक्र किया, हम इर्द गिर्द के माहौल को क्या कोई ऐसी
मेडिकेशन कर सकते हैं कि ख़तरनाक बीमारियों से बच सकें, ना सिर्फ मच्छर बल्कि और चीज़ों से भी? आपको पता है वबाई अमराज फूटने शुरू हो जाते हैं ख़ास तौर पे गंदगी के हवाले से, या पानी बहुत ज़्यादा खड़ा रहता है। अच्छा निज़ाम साहब, इस तरह से है कि सबसे पहले तो कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बहुत बेहतर होता है। प्रिकॉशन एहतियात अगर आप करते हैं तो आपको बीमारी की तरफ नहीं जाते, और जब आप बीमारी की तरफ नहीं जाते तो इलाज की ज़रूरत पेश नहीं आती जी है। जी। एहतियात यही है कि आप पूरी आस्तीन के कपड़े पहने। हमें पता है कि मौसम ऐसा है जिसमें हमें बहुत गर्मी लगती है, पसीना आता है, हब्स का मौसम है। आम तौर पर क्या होता है कि हम स्लीवलेस शर्ट पहन लेते हैं, निकर पहन लेते हैं, शॉर्ट्स पहन लेते हैं, और इसी तरह हमारी मतलब जो मेल्स की तरफ हैं हमारे, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ख़वातीन भी आम तौर पर खुले ढीले ढाले कपड़े इस तरह के पहन लेती। तो सबसे पहले एहतियात तो ये है कि आप अपने एक्सपोजर ऑफ द बॉडी जो है, आपका जो जिस्म का जो नंगे हिस्से हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ढांप के रखें। हम चेहरा आमतौर पर नहीं ढांप सकते, हम अपने पाँव पे सॉक्स तो पहन सकते हैं, लेकिन बंद जूता अगर हम पहने तो हमारी दो जगह ये खुली रह जाएंगी। तो यहाँ पर आप रिपेलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही एक जदीद साइंटिफिक मेथड है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड ये है कि आप फॉगिंग करवाएं। आप अपने इलाके के जो डेंगू कंट्रोल यूनिट्स होते हैं उनको कॉल करें, वो आपके इलाके में आएंगे, स्प्रे करेंगे। तो किसी हद तक हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि हम इन चीज़ों से एहतियात कर सकते हैं। उसके बाद रिपेलेंट, आपने कहा हम बहुत सारे मॉस्किटो रिपेलेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तीसरा ये है कि हमारे घरों में स्प्रे किए जा सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। और मैंने एक एक्सपेरिमेंट पिछले दिनों अपने घर के हवाले से किया था कि जो मेरे घर की मेन एंट्रेंस है, जहाँ से हमारे घर में आना जाना है, मेन दरवाज़ा खुला रहता है, खिड़कियों पे तो जालियाँ लगी होती हैं आमतौर पर, उस तरफ से नहीं आता। तो मैंने क्या किया कि वहाँ पर एक स्प्रे ऊपर वाली चौखट पर और एक स्प्रे नीचे वाली चौखट पर मैंने किया। अच्छा, 4 साइड्स पूरा 4 साइड मैंने पूरा उसका स्प्रे किया। तो वो एक शील्ड वॉल जो है वो वहाँ पर डेवलप हो जाती है, उसकी स्मेल और उसकी फोग और वो सारा कुछ। तो मुझे लगा कि हाँ यस, मतलब निस्बतन पिछले दिनों की निस्बत आज मेरे घर में मच्छर कम हमें महसूस हुआ है। ये काम करता है। अच्छा। काम करता है। सेकंड, वो मार्केट में जलेबियां मिलती हैं मुख्तलिफ किस्म की जो स्मोक, वो भी अगर आप मेन दरवाजे के मीठी जलेबियों से तो ज्यादा मीठी जलेबी की बात नहीं कर रहा, कहीं आप तरकीब ना दे बैठिएगा, वो खिलानी नहीं है खिलानी नहीं, ठीक है। तो उसको आप दरवाजे के बाहर लगा दें। अच्छा। उसके फ्यूम्स उड़ते रहते हैं तो उससे भी जो है वो हो जाता है। तो बड़ी एहतियात तो यही है कि आप खुली आस्तीन के कपड़े ना पहने, और जो गंदगी वाला एरिया है उसकी सफाई अच्छे तरीके से करवा लें, और अपने इलाके के जो इस तरह के कंट्रोल प्रोग्राम वाले होते हैं उनसे कह के आप फोगिंग करवा सकते हैं। ऑफ एंड ऑन अगर उसका स्प्रे होता रहे तो भी काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बचा जा सकता है। अच्छा सर, एक चीज़ और जो आप जिक्र करेंगे, वो जलेबी हम जला देते हैं, वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र तो नहीं है? कहीं पे लोग कहते हैं कि वो शायद नुकसानदेह भी है। देखें, ऐसा है कि ओबियसली नुकसानदेह तो होती हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि उनके अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारी इनहेलिंग के ज़रिए से जाते हैं। इसका एक तरीकाकार है, अगर आप अपने बंद कमरे में लगाना चाहते हैं और आप सोने के लिए जाना है आपने, तो आप कमरे को उसको लगाएं, लगाने के बाद कमरे को 1 घंटे के लिए बंद कर दें। अच्छा। खुद उसमें अंदर वहाँ पर रिटेन ना करें। अच्छा। उसके बाद आप उसको बाहर निकलें, कमरा खोल दें थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा कि वहाँ पर ऑलरेडी जितना मच्छर होगा आपके कमरे में जो कोनों कुदरों में छुपा होता है वो सफाया हो चुका होगा, और उसके बाद फिर आप दरवाजे खिड़कियाँ खोल के आप अपने कमरे में रहते हैं, तो उससे ये होता है कि वेंटिलेशन होती है। या मॉस्किटो स्प्रे भी आप कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए कमरा बंद करके छोड़ते हैं, वो भी काम करता है। हमने अपने बड़े बुजुर्गों को देखा है कि वो पता नहीं 2-4 चीजें डाल के वो घर में वो एक धुआं सा भी कर देते हैं, वो भी सर बड़ा वर्क फॉगिंग मेथड है ये। हाँ, लेकिन वो ठीक है जी, ठीक है। मतलब देखें, जितनी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं उनसे हम इनकार नहीं कर सकते। ठीक है। ट्रेडिशनल मेडिसिन अगर कई सालों से काम करती हुई आ रही हैं तो उनके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई साइंटिफिक वजह ज़रूर होती है। ठीक है। इन दिनों में तो वैसे भी जिम जाना बड़ा भारी, आप जाते हैं, आप जिम हल्का कर लेते हैं हाफिज साहब इन दिनों में? जिम तो नहीं, लेकिन वॉक वगैरह। अच्छा, मैंने कहा शायद मैं जाता ही नहीं जिम, लेकिन ये कि आप एक्सर्शन जरूर रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। वो मेंटेन रहने के लिए भी ज़रूरी है, हमारा जिस तरह का लाइफस्टाइल है, अगर ज़्यादातर आप बैठे रहते हैं तो आप एक्टिविटी ज़रूर रखें, या आप घर में कर लें, या अगर घर में लॉन है वहाँ कर लें, या रोड पे ट्रैकिंग आप कर लें, जैसे आपको बेहतर लगता है। तो डॉक्टर साहब, एक तो जून जुलाई का महीना शदीद हब्स वाले दिन है,
और आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा नमकियात जिस्म से खारिज हो रहे होते हैं, तो इस लिहाज से जो डिहाइड्रेशन भी समटाइम्स हो रही होती है, तो उसकी कमी को किस तरह पूरा किया जा सकता है? कौन से ऐसे हम, बल्कि इसको अगर हम इस तरह से देख लें कि बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है? हम तो एक्सर्शन कर रहे हैं, दिल पंप कर रहा है, आपकी बॉडी के मसल्स वर्क कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एहतियात किस मसल की है या अच्छा, किस इस बॉडी तरह पार्ट से की है रिजावी साहब, सबसे पहले आपने बात की है कि डिहाइड्रेशन। हाँ जी जी, इस मौसम में हमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। हमने घर से बाहर निकलना है, लाइक जैसे पिछले दिनों बहुत गर्मी थी, और उस गर्मी में हमारे लिए एहतियात ये थी कि हम जब घर से बाहर निकलने लगें तो हम पानी पी के निकलें, पानी की एक बॉटल हम अपने साथ रखें, क्योंकि इस मौसम में हमें पसीना बहुत आता है। पसीने से ना सिर्फ हमारे जिस्म से पानी खारिज होता है, बल्कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस भी ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक का अगर मामला हो चुका है, और डिहाइड्रेशन इस वजह से भी हो सकती है, बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जल्द खुश्क हो सकती है, पसीने की वजह से जिस्म से पानी का इखराज हो चुका है, तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग हो सकती है, जिसमें सोडियम है, पोटाशियम है और दूसरे बहुत सारे सॉल्ट्स हैं। तो जब ये कैफियत पैदा होती है तो वहाँ पर बेहोशी तारी होना और जान को ख़तरा भी जो लाहक साबित हो सकता है। तो ये इसके लिए जो सबसे बेहतरीन हाइड्रेशन के लिए है वो तो आपका पानी है। इसके अलावा सादा पानी, बहुत ज़्यादा सादा पानी अगर आप इस्तेमाल करें और बार बार करें तो डिहाइड्रेशन आमतौर पर नहीं होती है। लेकिन इसके अलावा अगर आप समझते हैं तो फिर ORS हमारे पास मौजूद है, हमें उसे पानी के अंदर 1 लीटर पानी के अंदर घोल के वहाँ पे रख लें एक पैकेट को। आजकल फ्लेवरेबल भी हैं, पहले किसी दौर में फ्लेवर नहीं आते थे, पीना ज़रा मुश्किल होता था, अब तो मुख्तलिफ नींबू पानी के तौर पर भी आ जाता है, ऑरेंज फ्लेवर में भी आ जाता है। तो इसमें आप ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको, और मैं आप बताऊं, देसी मशरूब में हमारे पास सबसे बेहतरीन चीज़ हमारे पास मौजूद है और वो है लीमू। यस, लीमू पानी, इससे बेहतर कोई मशरूब आपका नहीं हो सकता। विटामिन C की भरपूर मिकदार आपको वहाँ पर मिल जाती है। चीनी और नमक का इस्तेमाल अगर उसके साथ आप कर लेते हैं, मुनासिब मिकदार में चीनी और अच्छी मुनासिब मिकदार में नमक, सकंजबीन एक ऐसा बेहतरीन मशरूब है जो आपके डिहाइड्रेशन में बेहतरीन काम करता है। और ये लीमू पानी बहुत बेहतरीन, मुझे तो ये लगता है, मैं तो अगर आप रिफ़्रेश होना चाहते हैं बरसात के मौसम में, तो कभी आप देखिएगा कि कोई मशरूब आपको उतना रिफ़्रेशिंग नहीं लगता जितना नींबू पानी पीने से आपको फील होता है। बल्कि मैंने तो अपने ऑफिस में जो भी आते हैं गेस्ट, तो उनके लिए मैंने नींबू पानी ही कंपल्शन कर दिया हुआ है। हल्का सा उसमें नमक और मिठास, हल्का सा, हाँ, ज्यादा नहीं करना, ज्यादा नहीं, बिल्कुल। और उसमें आपने नींबू की मिकदार थोड़ी अच्छी रख देनी है, तो आपको इतना सूदिंग सा इफेक्ट्स मिलता है, इसमें कोई शक नहीं, आपको बड़ी ठंडक मिलती है। तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। उससे प्यास भी कंट्रोल होती है, कंट्रोल, और आपकी डिहाइड्रेशन भी बेहतर होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स वाली जो आप बात कर रहे हैं वो बड़ा बैलेंस रहता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके साथ साथ हमारे देसी मशरूब में ही मैं बात करूं अगर, तो लस्सी एक बेहतरीन जरिया है। लस्सी या कच्ची लस्सी, ऐसे दोनों ही सूरतों में इस्तेमाल की जा सकती है। दही का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन चूंकि आजकल आम का मौसम है तो इसलिए हमारे जो ट्रेडिशनल है वो ये है कि आम के साथ अगर आप कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें तो कहा यह जाता है कि जी खून की बढ़ोतरी होती है बहुत ज्यादा, ऐसा है, लेकिन वो बैलेंस करता है। ठीक है, आपके आम की गर्मी और लस्सी की ठंडक आपस में बैलेंस करती हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारे चूंकि मुल्क में नहीं अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे मुल्कों में नारियल का पानी भी एक बेहतरीन बैलेंस्ड डाइट है हमारे डिहाइड्रेशन को कवर करने के लिए। ताज़ा फलों के जूसेस हैं हमारे पास। आजकल तो आमतौर पर कहा जाता है कि तरबूज नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसी मौसम के फल हैं, अल्लाह ताला ने अगर इस मौसम में पैदा किए हैं तो यकीनन इनके पीछे हिकमत है, तो हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल तो खैर तरबूज का मौसम नहीं रहा, लेकिन हमें खरबूजा मिल जाएगा, हमें वो जो भी इस तरह सर्दा गर्मा है, और वे सारे इनके अंदर पानी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। आप कभी इनको ब्लेंड करें तो आपको लगेगा कि यार इनमें तो था ही पानी, ये पानी था, सिर्फ ये पानी था। तो मैं खुद भी कभी कभी, मतलब पिछले दिनों जब तरबूज का मौसम था तो फ्रिज में रखा हुआ तरबूज जब आप एक बाइट लेते हैं तो वो जब बाइट आपके मुंह के अंदर पानी पानी कर देती है, और वो जो मतलब सूदिंग आपकी लाइफ के अंदर होता है, तो मैं परेशान और मतलब अल्लाह ताला की कुदरत को देखता हूं कि अल्लाह ये तेरा ही काम है कि इतने फाइबर्स के अंदर तुमने इतनी बड़ी पानी की मिकदार को किस तरह से मेंटेन कर ब्लेंड कर ले। जैसे आप कह रहे हैं, जब आप पीते हैं आप कहते हैं सारा ही पानी था, सारा ही पानी था, और अल्लाह ताला की कैसी कैसी नेमतें, और हर सीजन में मिलती है, और फाइबर उसमें बहुत सारा मिल जाता है हमें, और ये सारी चीजें हैं। तो जो हमारे आजकल के दिनों में चाय, कॉफी, हमारे ड्रिंक्स, इनसे ज़रा थोड़ा सा इज्तनाब करें, क्योंकि ये सारे आर्टिफिशियल हमारे ड्रिंक्स हैं और इनके अंदर उस तरह से सूदिंग इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये हमें डिहाइड्रेशन पैदा करने में मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं, मैं आपकी बात उचक रहा हूँ,
एक क्रेविंग होती है जो हर बंदे की, किसी की चाय की क्रेविंग है, किसी की लस्सी की है, किसी की दूध की है। ब्लैक कॉफ़ी इस मौसम में नहीं छूटती समटाइम्स, तो एक आधा दिल करता है कि आप छोटा कप ले ही लें। जी जी सर कैसे बचा जा सकता है, उसका कोई नुकसान नहीं, तो देखें, नहीं ऐसा है? ऐसा एक आधा कप के ब्लैक कॉफ़ी के बारे में तो कहा जाता है कि ये बड़ी बेहतरीन हेल्थ के लिए है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक आध कप आपको कुछ नहीं कहता। लेकिन एक कुछ लोगों की रूटीन होती है, हर आधे घंटे के बाद हमने, चाहे हमें 2 सिप मिल जाए लेकिन हमें मिलने चाहिए, वो एडिक्शन है, आप उसको एडिक्शन के ज़ुमरे में लेके जाते हैं। ऐसा उसका ये है कि कोई सेहत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा सर, एक तो हब्स है, दूसरा नमी जी, सफोकेशन, घुटन बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ लोगों को कंप्लेन करते देख रहा हूँ कि वो कहते हैं कि सांस उखड़ता है इस मौसम में, सांस घुटता हुआ महसूस होता है। ये मौसमी है या ये कोई आजकल कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से है? क्लाइमेट चेंज की वजह से ही ऐसा है और मौसम की वजह से ही ऐसा होता है। लेकिन अगर जो लोग अस्थमा के शिकार हैं ऑलरेडी पहले, उन पे ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। लेकिन चूंकि हवा में नमी का तनासुब जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर वहाँ पर इस तरह की सफोकेशन की अलामत हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं। आजकल बरसात में आप आगे देखेंगे कि तो 80% 90% तक, और जब बारिश हो जाती है तो 100% तक 100% हवा में नमी का तनासुब हो जाता है। और हवा जब मरतूब हो जाती है तो फिर आपकी ना सिर्फ स्किन पर इफेक्ट करती है, आपके लंग्स पर भी इफेक्ट करती है, आपके जॉइंट्स के ऊपर भी इफेक्ट करती है। तो इस तरह आपने देखा होगा कि वो लोग जो दलदली इलाकों के करीब रहते हैं तो उनके यहाँ जल्द की बीमारियाँ भी पाई जाती हैं, जोड़ों की भी बीमारियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ लोग हमें पूछ रहे हैं कि चले इनको भी हम बता देते हैं क्योंकि वो जुड़े हुए ना। इलेक्ट्रोलाइट्स पूछ रहे हैं क्या होते हैं, वो डिफाइन करें। हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने नमकियात रखे होते हैं और ये नमकियात हमारी ज़िंदगी के लिए असेंशियल हैं। हाँ जी। उनमें बहुत सारे नमकियात हैं जिनमें सोडियम, पोटाशियम वगैरह का मैंने जिक्र ऑलरेडी किया है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, मल्टीविटामिन्स हैं हमारे पास, हमारे बॉडी के अंदर और मौजूद दूसरे नमकियात हैं, ये सारे के सारे, जैसे मैग्नीशियम है, जैसे कैल्शियम है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, और इनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जिस मौसम का भी हम जिक्र करें। सर इस मौसम में बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा, हम जैसे बाहर खुली जगहों की बात करें, हम अपने जिस्म की भी अगर बात करें, हम अपने आर्म बिट्स की बात करें, लेग बिट्स की बात करें, हाइजीनिकली हमें बहुत ज़्यादा मोहतात होना पड़ता है इन मौसमों में। बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि रोल ऑन लगाना है या बॉडी ऑर्डर्स लगाने हैं। अच्छा चले, बल्कि ये इस बात को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब चूंकि मौसम ऐसा होता है, वैसे तो आम रूटीन में आपको यूज़ करना चाहिए, क्या ये हार्मफुल हो सकते हैं? एक तो नमी वाला मौसम है, एक तो हब्स वाला मौसम है, आप रोल ऑन लगा रहे हैं कि मैं ड्राई भी रहूं, मैं थोड़ा फ्रेगरेंस भी बॉडी के साथ रखूं, या लेग बिट्स में अगर आपने बॉडी ऑर्डर स्प्रे कर लिया है। आजकल ये तहकीक आ रही है कि जी आपको डायरेक्ट बॉडी पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, जबकि वो है ही बॉडी के लिए, आपको पसीने से और बदबू से बचाने के लिए। निज़ामी साहब, पर्सनल हाइजीन के बारे में तो हमें मतलब हमारा मज़हब भी कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और अपने आप को साफ़ रखना और अपने आप वैसे किसी किस्म की कुछ स्मेल, कुछ लोगों की बॉडी ऑडर इतनी स्ट्रांग होती है कि साथ बैठा हुआ बंदा उसको टॉलरेट नहीं कर पाता। पसीना आता है तो बड़ी स्मेलिंग होती हैं कुछ लोग, और इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है कि मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे साथ अगर कोई बिल्कुल साथ बैठा हुआ शख्स है और उसके पास से ज़रा सी भी बात करते हुए भी अगर स्मेल आती है तो मैं फ़ौरन कॉन्शियस हो जाता हूं कि ये मतलब मेरे लिए नागवार बात होती है। तो पर्सनल हाइजीन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये है कि आप किसी भी रिफ़्रेशिंग सोप से आप नहा लें। आपके लिए मतलब दिन में इस मौसम में अगर आप 2 दफ़ा भी नहा लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को साफ़ ही करना है। सूती और अगर हल्के कपड़े पहनेंगे तो आप इन चीज़ों से अवॉइड कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस मौसम में कॉटन हमारे यहाँ हमारे मुल्क में पैदा होती है और बड़ी दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉटन है। कॉटन का सूट अगर आप पहनते हैं तो उसमें आपको हवा भी लगती है, आपका जिस्म भी बेहतर रहता है, और हल्के कपड़े के साथ ये होता है कि आपको गर्मी और इस तरह हब्स की कैफियत नहीं पैदा होती है। बाकी आपने रोल ऑन वगैरह की बात की है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे कंपैटिबल बनाई जाती हैं, हमारी बॉडी के लिए कंपैटिबल होती हैं जी। तो उनको अगर आप एज ए कंपैटिबल यूज़ करें और रिफ़्रेशिंग के लिए यूज़ करें तो ये ठीक है, मतलब आपको इस्तेमाल, क्योंकि खुशबू लगाना सुन्नत है, हम लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसी ज़ुमरे में आ सकती हैं कि आपने अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है, तो इनका इस्तेमाल किसी हद तक ठीक रहता है। किसी हद तक ठीक है, बात बिल्कुल माकूल है। दूसरी बात ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं डॉक्टर साहब, उसमें लिखा होता है बहुत सब कुछ, आप उसको पढ़ सकते हैं कि मेरी बॉडी के मुताबिक है, इसमें कितने ग्राम कौन सी चीज़ है। जी बिल्कुल। सेकेंडली, जो चीज़ बनी ही बॉडी पे अप्लाई करने के लिए है, आप उसको कपड़ों पे नहीं लगा सकते। अगर आप क्लोन को अगर कहें तो क्लोन
लोशन बना ही किसी और सेंस के, बॉडी ऑर्डर किसी और चीज़ के लिए, यूडी टॉयलेट किसी और चीज़ के लिए, परफ्यूम किसी और चीज़ के लिए, यानी सारी चीज़ों के पर्पस डिफरेंट है। हाँ तो हम सबको एक ही ज़ुमरे में लेंगे। सर आप यकीन कीजिए, मैंने कुछ ख़वातीन को भी ऐसा देखा है कि उन्होंने कहा कि जी हम बॉडी पे इसलिए अप्लाई नहीं, एंड दे वर स्टिंकिंग बैडली, कि एक तो मर्द को भी स्टिंक नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर खातून तो सिन्फ़े नाजुक का जिक्र आ जाता है ना। तो अगर आप स्टिंग कर रहे हैं और आपको पता है कि मैं स्टिंग कर रही हूँ, तो हम बॉडी पे बॉडी ऑर्डर अप्लाई नहीं करते, वो हार्मफुल है। उसका लफ्ज़ का मतलब तो देखो, बॉडी ऑर्डर है, वो बॉडी के लिए ही बना है। सो हमें इससे भी हाइजीनिकली, सर जितनी भी तहकीक होती है ना, बेसिकली वो तहकीक करके ही दी जाती है। प्रोडक्ट जब मार्केट में आती है तो सबसे पहली बड़ी बात ये है निज़ामी साहब कि किसी अच्छी कंपनी की और रिलायबल कंपनी की आपको परचेज करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के जिसने शुरू किया और उसकी आप कंपनी की प्रोडक्ट ले लें। दूसरा आप ये देखें कि उनके ऊपर जो लिखा गया हुआ है, जैसे आपने इंग्रेडिएंट्स का जिक्र किया, तो इसको भी इंश्योर करें। तीसरी बात यह है कि आप देखेंगे कोई एक्सपायरी उसकी अगर आप लिखी हुई है तो उसको भी इंश्योर करें कि ये प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल फ्रेशली मेड है, और इसके ऊपर कोई एक्सपायरी है तो वो उसके करीब करीब हम नहीं पहुंचे हुए, ये एक्सपायर नहीं हो चुकी हुई है। तो जो भी मल्टी नेशनल कंपनीज होती हैं या रिलायबल कंपनीज होती हैं, वो इन प्रोडक्ट को बड़ा बेहतरीन अंदाज में बनाती हैं और आपके स्किन के लिए, आपके बॉडी के लिए वो हार्मफुल नहीं ऐसा जितनी ज़्यादा होती। हाँ, ये अलग चीज़ है कि कुछ लोगों के सेंसिटिविटी कुछ लोगों के अंदर मौजूद होती है किसी इंग्रेडिएंट से। ठीक है, वो मतलब वो एक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अगर मुझे एक प्रोडक्ट से एलर्जी है तो मैं अगर वो यूज़ करूंगा तो वो मुझे डेफिनेटली वो मेरे लिए हार्मफुल होगा, लेकिन वही प्रोडक्ट आपके लिए एलर्जी नहीं करता। हाँ, तो आपके लिए वो हार्मफुल नहीं है। बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। लेकिन ओवरऑल डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं उनको अमल करने की ज़रूरत है कि इस मौसम में जब आपका इंटरेक्शन ओपन हो, बिल्कुल आप क्लाइमेट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हो, चाहे आप अपनी एसी वाली गाड़ी में ही क्यों ना हो, या आप मजदूरी करने के लिए, दिन का कोई कामकाज करने के लिए बाहर हैं, बिल्कुल नैकेड स्काई के नीचे हैं, कोई आपके सर पे चीज़ नहीं, तो कोशिश करें सर को आप ढांप के रखें, कोशिश करें कि कोई कपड़ा सर पे रखें, गर्दन को आप कवर करके रखें, नमकियात, इलेक्ट्रोलाइट्स का जैसा डॉक्टर साहब ने जिक्र किया उनके हवाले से, और जो एहतियाती तदाबीर। मुझे जल्दी से क्लोजिंग करनी है, लेकिन मुझे आज कुछ चेंज लग रहा है। आज ग्लासेस नहीं लगाए आपने, तो कहीं आपने कोई लेजर वेजर तो नहीं करवाया? मैंने लेजर नहीं करवाया, असल में वैसे भी मेरा नंबर इतना ज़्यादा नहीं है। ओके, ठीक है। तकरीबन कोई 0.75 के करीब है। तो मुझे, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से देख सकता हूँ। सर अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हाफिज़ उस्मान डोगर साहब, हाफिज़ साहब, दुनिया बड़ी मोहब्बत करती है आपसे, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकतों से नवाजे। ये पैगाम टीवी की वसाहत से लोग मोहब्बत करते रहते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए। निज़ामी साहब, एक बात है, बड़ी बात है कि मैंने ये देखा है कि जो लोग अल्लाह और अल्लाह के दीन से मोहब्बत करते हैं ना, लोग उनसे डेफिनेटली बहुत दुनिया फिर उससे मोहब्बत करते हैं। बड़ी बात के साथ सर आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर नदीमुर रहमान साहब, आप तशरीफ लाए सर, आपके आने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नहीं जी, इसके साथ ही नवीद निज़ामी और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मौसम की तब्दीली के साथ साथ अपने आप को भी थोड़ा बहुत तब्दील करें, लाइफस्टाइल को तब्दील करें, क्योंकि सेफ़ रहना है। आप सेहतमंद रहेंगे तो आपका घराना सेहतमंद रहेगा। हमें दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।